तो दोस्तों, जब आप अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाते हैं तो उसके बाद आपका व्यापार कई गुना बढ़ जाता है। आपको आपके द्वारा बनाया गया माल दूसरे देशों को सप्लाई करना होता है। कई बार रॉ मटेरियल आपको दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। इन सब के लिए आपको सुनिश्चित मार्ग चाहिए होता है और आपकी डेस्टिनीज के ऊपर आपको पोर्ट भी चाहिए होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि भारत द्वारा दुनिया भर के अंदर अलग अलग देशों के अंदर पोर्ट्स को अक्वायर किया जा रहा है। इसी फिराक में चाइना भी लगा हुआ है और चाइना भी दुनिया भर के अलग अलग स्ट्रैटेजिक लोकेशंस के ऊपर पोर्ट्स का अधिग्रहण कर रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? चाइना भी अपने देश में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग करता है। उन्हें सुव्यवस्थित एक्सपोर्ट करने के लिए जो पोर्ट्स की आवश्यकता होती है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, इसके लिए कई सारी चाइना की बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज आगे निकल कर आई है और वो इस काम को लगातार कर रही है। यहाँ तक कि कई मामलों में चाइना की कंपनियां भारत से भी आगे निकल गई है। लेकिन अब वो सारी गलतियां पास्ट वाली बात थी। अब भारत ने भी इन सब के लिए कमर कस ली है। भारत के अंदर भी कई बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी है जो चाइनीज कंपनीज को बखूबी टक्कर दे रही है और उनसे आगे निकलने की होड़ भारत की कंपनी इस समय कर रही है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि अडानी ग्रुप द्वारा इजराइल के अंदर हाइपा पोर्ट को एक्वायर किया गया। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अनिवार्य था। इसके परिणाम आज से 5 से 10 सालों के बाद पूरे भारत को देखने के लिए मिलेंगे। ये भारत की प्रगति में एक मील का पत्थर साबित होगा। अब इसी तरह से दोस्तों, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भारत के पास एक और पोर्ट है जिसे कि भारत ने ही डेवलप किया है और ये है ईरान का चाबार पोर्ट, जिससे कि न केवल हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर जुड़ता है बल्कि इसी पोर्ट के माध्यम से रेलवे या फिर रोड नेटवर्क के जरिए हम लोग अफगानिस्तान भी पहुंच सकते हैं। लेकिन दो तरह की समस्या यहाँ पर फेस करने के लिए मिल रही है। एक तो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट बन जाना और दूसरा ईरान का इस समय चाइना की गोदी में खेलना। तो इन दो चीजों की वजह से चाबार पोर्ट हमारे लिए स्ट्रेटेजिक होने के बावजूद उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए बेहतर होगा कि कोई दूसरा पोर्ट हमारे पास हो जो कि यूरोप के लिए गेटवे बन पाए। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि भारत की तलाश खत्म होती है पीरियस बंदरगाह जो कि भूमध्य सागर में ग्रीस के पास मौजूद है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये थी कि भारत से काफी पहले नींद से जागे चाइना द्वारा 2019-20 में ही इस पोर्ट का जो मेजर स्टेक है यानी 67% वो अक्वायर कर लिया गया है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि अडानी ग्रुप की तरह ही चाइना के अंदर भी एक बड़ी कंपनी है जिसका नाम है कोस्को शिपिंग। तो इसके द्वारा 2019-20 में इसका 67% स्टेक अधिग्रहित कर लिया गया था। तो कहने का मतलब इस पोर्ट के ऊपर चाइना का रूल चलता है और वो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है और यही उसके लिए यूरोप का गेटवे बना बैठा है। लेकिन इसके बाद क्या भारत बचा हुआ हिस्सा अधिग्रहण करेगा या फिर दूसरे कोई और भी व्यवस्थाएं हैं? तो बताया जा रहा है कि ग्रीस के पास कुल 3 पोर्ट और मौजूद हैं जिनके लिए भारत के साथ बातचीत उनकी शुरू हो चुकी है और बताया जा रहा है कि इन पोर्ट्स में कुल 2 पोर्ट्स भारत की अडानी ग्रुप खरीद सकती है। और इस खबर को ब्रेक किया है खुद ग्रीस की मीडिया ग्रीक सिटी टाइम्स के द्वारा। उनकी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अगर पोर्ट्स को देने के लिए प्रक्रियाएं शुरू होती है तो अडानी ग्रुप एक से ज्यादा यानी 2 पोर्ट अपने लिए अधिग्रहित कर सकते हैं और इन 2 पोर्ट्स के नाम है कालवा और दूसरा है वोलोस। ये ग्रीस की राजधानी एथेंस से 330 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिल जाएंगे। हालांकि मैंने आपको बताया कि ग्रीस के पास इस समय कुल 3 पोर्ट्स मौजूद हैं, तो इनमें से जो तीसरा पोर्ट है बताया जा रहा है कि अडानी ग्रुप की दिलचस्पी इसके अंदर भी है जिसका नाम है एलेक्जेंड्रोपोली। तो खैर अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या ये तीनों पोर्ट एक्वायर किए जाते हैं या फिर केवल 2 ही पोर्ट एक्वायर किए जाते हैं। ये तो खैर समय बताएगा जब टेंडर वगैरह लीगली जारी होंगे और इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा अडानी ग्रुप। लेकिन यहाँ पर अभी भी भारत को काफी ज्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा क्योंकि चाइना की कंपनियां भी इस मामले में बहुत मजबूत है और ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है कि हमारा कंपटीशन चाइना की ही कंपनीज के साथ हो, क्योंकि चाइना किसी भी परिस्थिति में नहीं चाहेगा कि भारत को यूरोप के लिए इतना महत्वपूर्ण गेटवे मिले, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये उसी के लिए एक बड़ा कंपटीशन खड़ा कर देगा और भारत इसमें कामयाब ना हो पाए इसके लिए वो अपना पूरा जोर भी लगाएगा। हालांकि काफी अच्छी बात देखने के लिए ये मिली है कि ये ग्रीस के पोर्ट हैं और ग्रीस जो कि भारत का इस समय काफी मजबूत दोस्त बनते जा रहा है। इवन पुराने बायलैटरल रिलेशनशिप से अब हम लोग स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स बन चुके हैं। डिफेंस के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, सभी जगह बायलैटरल रिलेशनशिप जो है वो प्रगति कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ग्रीस का जो मोरल सपोर्ट रहेगा वो डेफिनेटली भारत के लिए ही रहेगा। इसके अतिरिक्त चाइना जो है वो टर्की के समर्थन में इस समय खड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि ग्रीस के लिए भी सही नहीं है। और भारत की बात की जाए तो भारत टर्की के साथ न खड़ा होते हुए सीधे ग्रीस के साथ खड़ा है, तो यहाँ पर भी भारत को एडवांटेज मिलेगा। और बताया यही जा रहा है कि रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ग्रीस के विजिट पर गए हैं, इस दौरान काफी डिटेल में इन सब चीजों को लेकर चर्चाएं हुई है, जो कि हमने उनके विजिट के दौरान ही वीडियोस में बात भी की थी।
यहाँ पर जो पीएम मोदी के विजिट का मेन मकसद था वो लगभग 3 तरह के मकसद थे। एक तो था ट्रेड, दूसरा था ट्रेड के लिए इन पोर्ट्स को एक्वायर करना और तीसरा था डिफेंस। तो बताया जा रहा है कि इन तीनों ही क्षेत्रों में काफी ज्यादा सक्सेस हो सकती है भारत और ग्रीस की पार्टनरशिप। जहां पोर्ट को लेकर अभी मैंने आपको बता ही दिया, तो वहीं पर व्यापार को लेकर भी बताया जा रहा है कि जो व्यापार अभी केवल $2 बिलियन तक पहुंचा है, इसे 2030 तक लगभग 2 गुना कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी बेनिफिट है। इसके अतिरिक्त डिफेंस के क्षेत्र में भी कई सारे वेपन्स को चाहता है ग्रीस भारत से खरीदना, तो वो भी उसे डेफिनेटली दे ही दिए जाएंगे, जिसमें ब्रह्मोस है, अस्त्रा मिसाइल्स है और भी कई सारे उपकरण हैं जो कि ग्रीस को काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं टर्की के खिलाफ। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या चाइना के साथ ये कॉम्पिटिशन हम लोग जीत पाएंगे या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।